बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 501 के पास्ट पेपर की सीरीज़ में दूसरा पास्ट पेपर आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले एक वीडियो लेक्चर में हमने MTI 501 का एक पास्ट पेपर जो था वो डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का जो लिंक है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उससे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच स्टेटमेंट अबाउट द जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड इज ट्रू। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और इसमें जो ऑप्शन सी है, दिस मेथड फाइंड एन एक्स दैट मेक्स ax एज क्लोज एज पॉसिबल टू बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेट v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 2 0 द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज v इज। तो किसी भी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? उस नॉन जीरो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर v गिवन है, इसका आप मैग्नीट्यूड लें, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन बी में गिवन है आपको ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि उस नॉन जीरो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की। लेट v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 2 0, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर था। द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज v हैज मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो है ना उसने मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यही वेक्टर था और हमसे उसने यूनिट वेक्टर का पूछा था और यहाँ पर भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट क्या करना है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने वेक्टर v के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारों का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करें प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करें प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद आपने ऐड भी करना है और फिर सारे का स्क्वायर रूट भी लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। तो मतलब वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑप्शन ए में गिवन है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में हमने नॉन जीरो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था। तो ये जो 3 है बेसिकली वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर इस वजह से ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लेट R3 हैव द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट देन U इज इक्वल टू 213, V इज इक्वल टू 17K आर ऑर्थोगोनल फॉर। वो कह रहे हैं कि U और V जो है ये ऑर्थोगोनल्स हैं, तो आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और वो इक्वल टू 0 पुट कर देना है और वहाँ से आपके पास जो k की वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाएगा, 2 प्लस 7 9 आ जाएगा, प्लस 3k इक्वल टू 0। तो 9 को राइट साइड पे लेके जाएं तो -9 हो जाएगा और यहाँ से 3 दोनों साइड पे डिवाइड करें तो k की वैल्यू -3 आएगी। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Let R3 have the Euclidean inner product, then U is equal to K minus 3 1 and V is equal to minus 3 5 6 are orthogonal for। यहाँ पर दो वेक्टर्स U और V हैं, ये ऑर्थोगोनल्स होंगे K की किस वैल्यू के लिए? अगर ये ऑर्थोगोनल्स हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और उसे इक्वल टू 0 जो है ना इक्वेट कर लें और वहाँ से K की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ -3K -15 प्लस 6, तो -15 प्लस 6 करेंगे तो ये -9 बचेगा। -9 को राइट साइड पे लेके जाएं तो +9 हो जाएगा और दोनों साइड पे -3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी -3 ही आता है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पता भी चल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ़ U एंड V आर ऑर्थोगोनल, अगर U और V ऑर्थोगोनल हैं तो फिर हमारे पास जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो क्या है? U प्लस V नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू U का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन C है ना, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है अगर लेफ्ट साइड में
u माइनस वी की जगह पे u प्लस वी हो, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। लेफ्ट साइड पे u प्लस वी नाम का स्क्वायर इज इक्वल टू u नाम का स्क्वायर प्लस v नाम का स्क्वायर आता है। अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा और वो पैथागोरियन जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है इसको भी फुलफिल करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसको आप करेक्ट उसी वक्त कहेंगे अगर लेफ्ट साइड पे u प्लस वी नाम का स्क्वायर हो। ओके, यहाँ पर वैसे करेक्ट ऑप्शन गिवन नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सपोज दैट a इज इक्वल टू 0.5, 0.6, माइनस 0.3, 1.4 has eigenvalues 0.8 and 1.1, then origin is a। देखिए हमारे पास दो आइगन वैल्यूज है गिवन मैट्रिक्स A की। एक की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 है और एक की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में जो ओरिजिन होता है वो एज ए सैडल पॉइंट जो है वो बिहेव करता है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज जो है वो आइगन वैल्यूज पर क्या कंडीशन होगी कि हमारे पास जो ओरिजिन है वो एज ए रिपेलर बिहेव करेगा और एज ए अट्रैक्टर बिहेव करेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इनफैक्ट रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो उसको मैंने समझा दिया आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वो कहते हैं इफ A इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स with linearly independent column vectors, then A can be factored as A is equal to QR, where Q is an m cross n matrix with orthonormal column vectors and R is an n cross n invertible upper triangular matrix। ठीक है, ऑप्शन D is the correct option। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। The QR decomposition of a 3 cross 3 matrix A gives। देखिए जो QR डिकम्पोजिशन होती है किसी भी 3 क्रॉस 3 आर्डर के मैट्रिक्स A की, वो किस तरह जो है ना डिकम्पोज होते हैं। हमारे पास A मैट्रिक्स A है, उसको QR में जब हम डिकम्पोज करेंगे तो Q का आर्डर कितना होगा और R का आर्डर कितना होगा। हमारे पास जो मैट्रिक्स A का आर्डर है Q का आर्डर वही होगा। ठीक है, पहली बात हमारे पास जो मैट्रिक्स A का आर्डर है Q का आर्डर भी उतना ही होगा, मतलब Q का आर्डर भी 3 क्रॉस 3 ही होगा। और हमारे पास जो मैट्रिक्स R है उसका आर्डर कितना होगा। देखिए जो मैट्रिक्स A के कॉलम्स है ना, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो जो R का आर्डर होगा वो भी 3 क्रॉस 3 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स Q ऑफ आर्डर 3 क्रॉस 3 ये तो सही है, एंड R ऑफ आर्डर 3 क्रॉस 1 ये गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास A के 3 कॉलम्स हैं तो R का जो आर्डर है वो 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन C है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। The QR decomposition of a 5 cross 2 matrix A gives। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। वो कहते हैं कि जब आप 5 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स A है उसको आप QR डिकम्पोजिशन में जो है ना वो फैक्टराइज करेंगे तो Q का ऑर्डर कितना होगा और R का ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो Q का ऑर्डर है वो A के ऑर्डर के बराबर होगा, मतलब 5 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन A है वो तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 क्रॉस 1 लिखा हुआ है, जबकि Q का ऑर्डर जो है वो A के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो मतलब ऑप्शन B और C में से कोई एक हम चूज कर लेंगे। अच्छा, अब जो R का ऑर्डर है ना, A के जितने कॉलम्स हैं, A के देखें 2 कॉलम्स हैं, तो जो R का ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन C है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वो कहता है if U, V and W are vectors in a real inner product space and K is any scalar, then which one of the following is not a property for the inner product space। तो इन 3 ऑप्शन में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो ऑप्शन बी है, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ये जो के है ना, अगर ये जब बाहर आएगा तो ये माइनस के बनेगा, मतलब इसके कॉन्जुगेट की बात होगी। ओके, यहाँ पर ये तो करेक्ट है क्योंकि ये स्केलर है, कोई रियल नंबर है, तो उस केस में इसके कॉन्जुगेट के बराबर ही होगा, ये तो शामिल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो इसको अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो उसको हम लिख सकते हैं यू वी और यहाँ पे प्लस यू इंटू माइनस डब्ल्यू। तो -1 को जब हम बाहर लाएंगे तो यहाँ पे बाहर -1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये स्टूडेंट मेरे ख्याल से इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं आपको ज़रा इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ से आपकी जो है ना वो हैंडआउट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज़ है उनको दिखा देता हूँ। यस, लेक्चर नंबर 38
ओके, हमारे पास लेक्चर नंबर जो 43 है ना, उसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट होती है। ज़रा मैं लेक्चर नंबर 43 को ओपन कर लेता हूँ। ये लेक्चर नंबर 42 है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 43। यस, यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना वो वहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन सी है ना स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये जो प्रॉपर्टी है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस वजह से ये करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की। द डोमिनेंट आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू आपने बतानी है। सबसे पहले तो आपने स्टूडेंट इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं मैटलैब को ओपन करता हूँ और जल्दी से हम इसकी आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो है ना उसको मैं ए कह देता हूँ, और इसकी जो एंट्रीज हैं होप्स हो कि आपको पता होगा कि हम मैटलैब में किस तरह से एंट्रीज को जो है ना वो पुट करते हैं। 0 0 2 1 आता है, एक तो 0 0 2 0 आता है, और दूसरा 1 0 1 0 आता है। इसको मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पर 0 आता है, उसके बाद 1 0 1 0 सेमी कॉलम। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी रो है 0 1 -3 0। ओके, इसको मैं पुट कर लेता हूँ 0 1 -3 0, और जो चौथा कॉलम है 0 0 0 1। ओके, हमारे पास ये स्टूडेंट मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसको आप बेशक वेरीफाई कर लें आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा। 0 1 -3 0 आता है। ठीक है, तीसरी रो में। ओके, इसको जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो आपको नजर आ जाएगा। अब मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज आपको चाहिए, और उसके बाद जो डोमिनेंट आइगन वैल्यूज हैं वो चाहिए। ये कमांड है EIG ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे ये आपको बस आइगन वैल्यूज आपको 4 मिल जाएगी। इन आइगन वैल्यूज की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपको चाहिए। पहले की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो 0.8608 ही आएगी। दूसरे की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 0.7456 आएगी। तीसरे की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3.1149 आएगी, और चौथे की 1 ही आएगी। तो जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनमें से जो जिस आइगन वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो बाकी आइगन वैल्यू से बड़ी होती है तो वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये जो तीसरी आइगन वैल्यू है ना -3.1149, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो 3.1149 आती है, जो कि बाकी आइगन वैल्यू से बड़ी है। तो मतलब ये जो आइगन वैल्यू है तीसरी, ये डोमिनेंट आइगन वैल्यू है। इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसको हमने करेक्ट ऑप्शन माना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। डैश ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है ना, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। If a square matrix has orthonormal columns, then it also has orthonormal rows. Option A is the correct option. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। If x is orthogonal to both u and v, then x must be orthogonal to u minus v. और यहाँ पर u plus v भी आए तब यहाँ पे डैश में ऑर्थोगोनल ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। If a matrix U has orthonormal columns, then U multiply U transpose must be equal to identity matrix I. Option A is the correct option. ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। If 5 is an eigenvalue of A and X is a corresponding eigenvector, then the eigenvalue of A square is। देखो हमारे पास a की आइगन वैल्यू 5 है, तो a स्क्वायर की आइगन वैल्यू जो है वो 5 स्क्वायर होगा, मतलब 25। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं, तो बहुत सिंपल सा काम है स्टूडेंट। इसकी आइगन वैल्यूज आप फाइंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास क्योंकि मैटलैब का सेटअप है, तो यहाँ से जो है ना मैट्रिक्स को मैं पुट करूँगा, और आपके पास आइगन वैल्यूज़ की कमांड को यूज़ करके मैं आइगन वैल्यूज़ भी इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज हैं उनको हम देख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए देख सकते हैं 3 -4 1। इसको मैं पुट कर लेता हूँ 3 -4 1। दिस
दिस इज 3 स्पेस के साथ -4 एंड 1। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास रो है हम उसकी बात कर लेते हैं। 0 -5 1, दिस इज 0, दिस इज -5, दिस इज 1, अगेन से सेमी कॉलम। और जो हमारे पास तीसरी रो है ना मैट्रिक्स ए की, इसको हमने मैट्रिक्स ए कह दिया है 0 0 4। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 0 0 4, ओके। अब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसकी आइगन वैल्यू आपको चाहिए तो EIG ये कमांड है, और यहाँ पे आपने सर्कुलर ब्रैकेट्स में कैपिटल A लिखना है और एंटर करेंगे तो आपके पास इसकी आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी 3 -5 और 4। अब आप देख लें कि हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें 3 -5 और 4 कहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं 3 -5 और 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। वो कहता है कि इफ A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 इज डायगोनलाइजेबल देन A इज इनवर्टिबल। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। डायगोनलाइजेबल जो मैट्रिक्स होते हैं उनकी आइगन वैल्यूज में 0 आ भी सकता है और 0 नहीं भी आ सकता। अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज में 0 आता है, कोई उसकी एक आइगन वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस केस में वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से इन्वर्टिबल होने के लिए ज़रूरी है कि उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू में 0 ना हो। जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होते हैं उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के साथ जोड़ना जो है ना ये गलत होगा, क्योंकि जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होते हैं उनकी आइगन वैल्यूज में 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इस वजह से हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी को हम करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। An n cross n matrix A is diagonalizable if and only if A has n linearly independent eigenvectors। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन A है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। If an n cross n matrix A is diagonalizable if and only if A has n linearly independent eigenvectors। यहाँ पे जो ऑप्शन A है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। Let A have eigenvalues 2 5 0 -7 and -2, then the dominant eigenvalue for A is। ये आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स A की गिवन है। इन सारी आइगन वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू आप फाइंड करें। जिस आइगन वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू बाकी आइगन वैल्यू से बड़ी आएगी वो बेसिकली डोमिनेंट आइगन वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू है +7 है, जो कि बाकी सारी आइगन वैल्यू से बड़ी है। तो मतलब -7 जो है वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू है। तो इस वजह से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, द आइगन वैल्यूज ऑफ एनी मैट्रिक्स आर ऑन इट्स मेन डायगोनल। वो कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो उसके मेन डायगोनल के ऊपर पड़ी होती है। तो ये जो बात है ना ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती है, चाहे वो पूरा ट्रायंगुलर हो या दो ट्रायंगुलर हो, लेकिन हर मैट्रिक्स के लिए ये होल्ड नहीं करती। तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो ऑप्शन सी है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द आइगन वैल्यूज वी सॉल्व द इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसमें A माइनस लैम्डा आई भी आता है। तो यहाँ पे आई तो नहीं लिखा, तो मतलब ये भी तो फॉल्स हो सकती है, ठीक है। अगर हम फैक्ट एंड फिगर की बात करें तो ऑप्शन बी और सी दोनों फॉल्स हैं, जबकि ए और डी करेक्ट हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अलजेब्रा इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इनटू सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इफ रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज। ये किसी लीनियर सिस्टम का रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है where free variable x3 equal to 0। यहाँ पर आप इस रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में देख सकते हैं कि जो x3 है वो फ्री वेरिएबल है, और वो कह रहे हैं कि जब आप x3 की वैल्यू 0 रखें तो उस केस में हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। x3 को तो हमने 0 रख लिया। अब ये जो पहली इक्वेशन है इसको यूज़ करके आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को यूज़ करके आप जो है ना वो इसकी करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वो बना सकते हैं। तो पहली रो से क्या बनेगी, x1 + 5x3 = 5, ठीक है। यहाँ पे x3 की वैल्यू 0 पुट करें तो x1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, x1 की वैल्यू 5 आ गई है और x3 की वैल्यू 0 आ गई है। आप देखें मैं से
x1 की वैल्यू 5 कहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है तीसरे ऑप्शन में। x1 की वैल्यू 5 है और x3 की वैल्यू 0 है। और x2 की वैल्यू 6 कैसे आती है, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि x2 की वैल्यू 6 कैसे आती है। दूसरी रो को यूज़ करके एक इक्वेशन बनती है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। x3 को तो हमने 0 माना हुआ है, तो x3 की वैल्यू 0 पुट करें तो x2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपने करना ये है कि इस रेड्यूस इक्वेशन फॉर्म को इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और x3 की वैल्यू जो है ना उसको 0 आपने पुट करना है, क्योंकि वो फ्री वेरिएबल है और यहाँ पे हमने x3 की वैल्यू 0 जो है ना खुद से चूज की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। वो क्या कह रहा है कि इफ द वेक्टर इक्वेशन c1v1 प्लस c2v2 इक्वल टू 0, c1 और c2 दोनों 0 हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर v1 v2। ये जो v1 v2 है बेसिकली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा वेक्टर्स का। इट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्योंकि हमारे पास दोनों वेट्स 0 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। Which of the following is true for the linear operator L defined by L को आप इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई करें a1 a2 के ऊपर, कॉलम मैट्रिक्स है जो कि R2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जब आप L अप्लाई करते हैं तो a1 तो a1 के ही बराबर है, लेकिन a2 जो है वो माइनस a2 के बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो y कंपोनेंट है उसमें चेंज आ रहा है ना, पहले प्लस है वो माइनस हो गया। तो मतलब जो x एक्सिस है उसकी अबाउट ये रिफ्लेक्शन है। तो इसमें आप देख लें हमारे पास जो ऑप्शन सी है, इट इज़ द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ये ट्रू ऑप्शन है। तो इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे a1 हो और यहाँ पे माइनस a1 हो जाए और a2 और a2 वैसे ही रहे, तो उस केस में रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होगा। बाय द वे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। If a is equal to 4 minus 1 5 3, then which of the following is the value of determinant of a? A मैट्रिक्स गिवन है, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो 12 प्लस 5 मतलब 17 आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इफ द मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इट। मैट्रिक्स ए गिवन है आपके पास और आपने जो है ना इसके बारे में देखना है कि कौन सा ट्रू ऑप्शन है। इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, नो। ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसके मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है और 2 को दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 ही आता है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ऑप्शन सी में गिवन है। ओके, तो इस मैट्रिक्स के हवाले से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इफ द मैट्रिक्स ए हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, और इसके हवाले से आपने देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसके मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट आंसर में जो 0 आता है। तो यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी भी अपर ट्रायंगुलर या लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आता है इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। If the determinant of a matrix A is 32 and the matrix B is obtained by multiplying any row of A with an integer value 4, वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है और इसका डिटर्मिनेंट 32 है। ओके, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करना है। A मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 32 है। A मैट्रिक्स की किसी एक रो को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स B बनता है। अब मैट्रिक्स B का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा वो 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा। तो मतलब 32 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को हमने यूज़ किया। आप ज़रा देख भी लीजिएगा हैंडआउट्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। वो क्या कह रहे हैं, इफ अ सेट W बी अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। वो कहते हैं अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है और W उसकी सब स्पेस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इट। वो फिर हमारे पास इसमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। देखिए वेक्टर स्पेस जो होती है ना उस में या तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होगी वेक्टर स्पेस या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा, अब जो हम उस वेक्टर स्पेस की सब स्पेस लेते हैं, जिस ऑपरेशन के साथ V जो है ना वो वेक्टर स्पेस होगा, उसी ऑपरेशन के साथ जो उसकी सब स्पेस हम लेंगे वो भी
वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, तभी हम उसको वी की सबस्पेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने क्लियर नहीं लिखा कि जो वेक्टर स्पेस वी है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेक्टर स्पेस है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन ए क्या है, इट मस्ट बी क्लोज अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब W के हवाले से वो कह रहा है कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज होना चाहिए। अब हमें क्या पता कि जो V है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेक्टर स्पेस है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जिस ऑपरेशन के साथ V वेक्टर स्पेस है अगर उसी ऑपरेशन के साथ W भी वेक्टर स्पेस है तो फिर हम उसे V की सब स्पेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्लियर नहीं है, बाकी ऑप्शन में भी ऐसी ही कुछ गलती आप जरा इनको देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। लेट अ सेट S इज अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। S हमारे पास जो है वो किसी वेक्टर स्पेस V की बेसिस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इट। तो फिर इसके हवाले से यहाँ पे क्या ट्रू नहीं है, S जो है वो V की बेसिस है, तो मतलब S के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और उनकी स्पैनिंग से हमें V भी मिलता होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, इट स्पैन्स V, तो ये ट्रू है क्योंकि S के जो एलिमेंट्स हैं वो V को स्पैन करते हैं। इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये भी ट्रू है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिस की दो कंडीशन होती हैं कि बेसिस के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरा वो स्पैन भी करते हो वेक्टर स्पेस। ओके, तो यहाँ पर पहले दो तो ट्रू है, इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इफ अ सेट S इज इक्वल टू, हमारे पास सेट S है उसके अंदर तीन वेक्टर्स हैं, इज द बेसिस फॉर R3, ये R3 की बेसिस है। एंड हमारे पास जो S कोऑर्डिनेट ऑफ V है ना, मतलब V के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस S वो क्या है, 7 5 3, मतलब C1 की वैल्यू 7 है, C2 की वैल्यू 5 है और C3 की वैल्यू 3 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट जो इसका आप अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं ना तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7 5 3 और इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट नोटेशन को उसने बताया है कि अगर 20 फॉर्म में लिखा हो तो इसका ट्रांसपोज देंगे तो वो इस फॉर्म में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इफ P इज अ पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, then which of the following is true for the dimension of Pn? Dimension of Pn will be equal to n plus 1. Option C is the correct option. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में वो क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 5 है। The row space of A is the subspace of R5. अच्छा, रो स्पेस क्या होती है, A की रोज जो है ना A की, उसके जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बेसिकली रो स्पेस ऑफ A कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो रो स्पेस ऑफ A है वो सब स्पेस ऑफ R5 है। आइडेंटिफाई द सेट बाय विच द रो स्पेस ऑफ A इज स्पैन। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चार रोज है ना, यही जो है ना वो रो स्पेस ऑफ A जो है ना उसको स्पैन करेंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चार रोज कौन से ऑप्शन में गिवन है, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी है, इसमें यही चार रोज लिखी हैं। ठीक है, ये जो है ना बेसिकली जो है ना वेक्टर्स का जो सेट है ये रो स्पेस ऑफ A को स्पैन करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, पहली रो देखें 1 3 2 -1 5, 1 3 2 -1 5 वही है, 2 2 1 1 4, 2 2 1 1 4 यही है, -1 4 1 2 -3, -1 4 1 2 -3 ये भी सही है, और आखिरी रो को भी आपने लिखा है 3 5 3 -4 2, तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इफ A इज इक्वल टू 1 3 2 4 and X belong to row space of A, then which of the following is the most appropriate option? यहाँ पे हमारे पास X जो है वो रो स्पेस ऑफ A से बिलोंग करता है, तो मतलब X को हम इन रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो C1 इंटू पहली रो होना चाहिए प्लस C2 इंटू दूसरी रो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। कंसीडर द बेसिस फॉर R2। R2 हमारे पास वेक्टर स्पेस है, उसकी दो बेसिस हैं B और C। B1 B2 C1 C2 उसके जो बेसिस के वेक्टर्स हैं वो गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम C टू B। अब C से B की तरफ उसने कहा है ना चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम C टू B, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास जो है ना B के दोनों वेक्टर्स 1 0 और -1 1, ये दो कॉलम बन जाएंगे मैट्रिक्स के, कॉमा उसके बाद C1 और C2 दो अगले कॉलम बन जाएंगे, तो हमारे पास पूरा एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको आपने जो है ना एचलन फॉर्म में लेके जाना है, फिर रेड्यूस एचलन फॉर्म में लेके जाना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपको मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, एज ए करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की।
if b is equal to b1 b2 up to bn and e is the standard basis e1 e2 up to en in rn, then which of the following is the value of b1, मतलब b1 के जो कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस e वो क्या होंगे, वो b1 ही होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। इफ yk इज इक्वल टू, ये हमारे पास yk की वैल्यू गिवन है, सिग्नल की वैल्यू गिवन है डिफरेंट नोड्स के ऊपर, एंड ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन भी गिवन है। वो कहता है k इज इक्वल टू 0, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर k इज इक्वल टू 1, फिर k इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ z0, मतलब यहाँ पे इस लीनियर कॉम्बिनेशन में k की जगह पे 0 पुट करें तो यहाँ पे राइट साइड पे z0 बन जाएगा, इधर y0 हमारे पास जब k की वैल्यू 0 होती है तो y0 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 0.42 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y1 बनेगा, y1 की वैल्यू 0.7 है, और यहाँ पे पुट करेंगे तो k की जगह 0 पुट करें तो y2 आता है, और y2 की वैल्यू 0 आती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.840 आंसर आएगा। ठीक है, ये पहले वाले जो पास पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें भी आया हुआ था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इसका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसको हमने खुद से डिलीट किया है क्योंकि जो है ना वो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाती। ठीक है, और होप्स हो कि आज के जो वीडियो लेक्चर है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में जो है ना वो डिफिकल्टीज आ रही हैं, समझ नहीं आ रही, तो हमारा जो MPH 501 का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करें। उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करें, हमसे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंटली हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।